नमस्कार दोस्तों, एनएलएम एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। मित्रों, हम पश्चिमी राजनीति विचारकों का अध्ययन कर चुके हैं। अब कुछ टेस्ट पर भी कोशिश करते हैं। वैसे तो हम बार बार टेस्ट करेंगे, अगर आप ऐप से जुड़े रहेंगे तो हम बार बार आपको टेस्ट कराएंगे। लेकिन पहले अब हमने इतने थिंकर पढ़े हैं तो कुछ टेस्ट भी होना चाहिए। तो पहले आज चर्चा करते हैं टेस्ट पेपर फर्स्ट पश्चिमी राजनीति विचारक पर। तो आइए मित्रों देखते हैं। पहला क्वेश्चन, सुकरात के 399 ईसा पूर्व फांसी घटना के समय सुकरात भाषण का उल्लेख है। दोबारा से क्वेश्चन सुन लीजिए। सुकरात के 399 ईसा पूर्व फांसी घटना के समय सुकरात के भाषण का उल्लेख है। भाई ये पुस्तकें हैं कौन सी? 4 प्लेटो की। ए फेडो, बी गोर्जियस, सी अपोलॉजी, डी मीनो। तो बताइए मित्रों आंसर क्या है? तो इसमें फेडो भी नहीं है, गोर्जियस नहीं है। अपोलॉजी में बेसिकली वो क्या करता है कि ये पूरा भाषण का उल्लेख करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी अपोलॉजी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए कि अपोलॉजी की किताब जो है इसी में बेसिकली वो फांसी के समय सुकरात भाषण देता है और अपना पक्ष रखता है। इसे क्षमा याचना से संबंध भी माना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखते हैं। कहते हैं इस समय प्लेटो भी उस अदालत में उपस्थित था। ये सारी बातें आपको पता भी रहनी चाहिए। मित्रों, मैं एक बात और बता देता हूँ कि क्वेश्चन करने से पहले 2-3 बार क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए। अगर क्वेश्चन समझ आ जाता है तो आंसर अपने आप समझ आ जाता है। कि बेसिकली अब्राहम लिंकन भी कहता है अगर मुझे पेड़ काटने के लिए 6 घंटे मिलेंगे तो मैं 3 घंटे आरी तेज करने में लगाऊंगा, यानी कि क्वेश्चन पढ़ने में लगाऊंगा। तो आपको क्वेश्चन जरूर पढ़ना है। आइए अब दूसरा देखते हैं। गांधी जी ने अफ्रीकी प्रवास के दौरान प्लेटो की किस पुस्तक का गुजराती में अनुवाद किया था? इसके लिए 4 विकल्प हैं। ए फेडो का, बी रिपब्लिक का, सी अपोलॉजी का, चौथा डी फिलबस का। तो इसका भी आंसर अपोलॉजी है। कौन सी पुस्तक है? अपोलॉजी। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसमें भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं मित्रों। प्लेटो की पुस्तक यूथोप्रो के बारे में सही कथन नहीं है। इसमें सुकरात और यूथोप्रो का संवाद है। बिल्कुल सही है, दोनों का संवाद है। इसमें धर्म प्रणायता या पवित्रता पर चर्चा की गई है। बी ये ऑप्शन है। सी इसमें यूथोप्रो पवित्रता के 3 पहलू बताता है। यूथोप्रो बेसिकली पैगंबर होता है, वो 3 पहलू बताता है जिनसे सुकरात सहमत नहीं होता। तो चौथा डी है, सुकरात पवित्रता की परिभाषा प्रेम के रूप में देता है। तो ये अब देखा जाए यूथोप्रो के बारे में आपको बता देता हूँ। यूथोप्रो में सुकरात और यूथोप्रो जो पैगंबर होता है उसका चर्चा की गई है। ये मेनली पवित्रता और धर्म परायणता से संबंधित पुस्तक है। तो सुकरात और यूथोप्रो का इसमें संवाद है। ये कथन तो सही है, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है? नहीं है, ढूंढना है। दूसरा, इसमें धर्म प्रणायता है पवित्रता पर चर्चा की गई, ये भी सही है। इसमें यूथोप्रो पवित्रता के 3 पहलू बताता है, बिल्कुल सही है। वो बताता भी है कि भाई कि क्या क्या पवित्रता के पहलू हैं, आत्मा है, पागलपन है, देवीय प्रेरणा है, 3 पहलू बताता है। इनसे सुकरात सहमत नहीं होता। फिर सुकरात इसमें कहता है कि वास्तव में धर्म प्रणायता पवित्रता का तात्पर्य न्याय से है, प्रेम से नहीं बताता। क्या बताता है वो? न्याय। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि सुकरात पवित्रता का अर्थ प्रेम ना बताकर क्या बताता है? न्याय। आगे चलते हैं मित्रों। यूथोप्रो का अनुवाद पुस्तक के लेखक हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए ह्यूगो ट्रेडनिक, बी क्रिस एमिलो जोन्स, सी लुइस टेलर, डी कूपर एंड हैमिल्टन। देखो मित्रों, ये किताब जो है ह्यूग ट्रेडनिक की है। ये सब लोग हम जानते हैं, हमने उस समय पढ़ा भी था। तो ह्यूगो ट्रेडनिक इसका आंसर हो जाएगा ए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं मित्रों। अब 5वें नंबर पर आते हैं। प्लेटो की किस पुस्तक में संवाद करते हुए सुकरात हिप्पोक्रेटस से कहता है कि सोफिस्ट खतरनाक हैं? तो इसमें ध्यान रखना है कि भाई इसमें आंसर क्या होगा। तो ऐसा किस में कहता है? ऑप्शन आपके सामने 4 हैं। फेडो, फिलबस, गोर्जियस, प्रोटोगोरस। देखो बेटा, फिडरस जो है उस किताब में तो ऐसा कहता नहीं है। जो फिलबस है उसमें नैतिकता पर बल देता है। गोर्जियस में बयानबाजी की बात करता है। प्रोटोगोरस पुस्तक में वो सोफिस्ट की चर्चा करता है। और इसी में हिप्पोक्रेटस से कहता है सोफिस्ट खतरनाक है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा प्रोटोगोरस। तो प्रोटोगोरस किताब में आपको बेसिकली ऐसा कहता है। तो ये आंसर हो जाएगा डी। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब आगे आते हैं मित्रों। प्लेटो की पुस्तक प्रोटोगोरस के बारे में सत्य कथन नहीं है। अब ये क्वेश्चन ध्यान रखना है, नहीं है, हमें है नहीं ढूंढना। इसमें सोफिस्ट के बारे में संवाद है, बिल्कुल मैंने अभी बताया प्रोटोगोरस में सोफिस्ट के बारे में संवाद है। इसमें 21 पात्रों की चर्चा है, ये भी सही है। एन डेनियर की पुस्तक प्लेटो और प्रोटोगोरस 2008 है, ये भी सही है कि एन डेनियर ने पुस्तक लिखी थी। ये मैंने आपको तब चर्चा भी की थी।
डी ऑप्शन में है लियो स्ट्रास प्लेटो प्रोटोगोरस पुस्तक लिखते हैं। लियो स्ट्रास ऐसी कोई पुस्तक नहीं लिखते। इसका आंसर हो जाएगा डी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगवा सातवां जो है प्लेटो प्रोटोगोरस और मेनो पुस्तक के लेखक हैं। आपके सामने ऑप्शन है 4, ए बेरेंसफोर्ड, बी एंडेनियर, सी लोम्बार्डो, डी लॉरेंस कपूर। तो इसमें क्या आंसर है? तो वास्तव में मित्रों ये बेरेंसफोर्ड की किताब है प्लेटो प्रोटोगोरस और मेनो। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? बेरेंसफोर्ड। तो ये भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। आपने अगर प्लेटो गहन अध्ययन से किया है, मैंने सारी चीजें आपको लिखाई हैं, आप वहां जाके देखेंगे कि बेरेंसफोर्ड की ये किताब है, प्रोटोगोरस के नीचे ही लिखी हुई है। तो आप जाके वहां देख सकते हैं, पीपीटी में भी देख सकते हैं और बाकी भी देख सकते हैं। आगे चलिए मित्रों, प्लेटो की पुस्तक सिंपोजियम के बारे में सही कथन नहीं है। तो नहीं है, ढूंढना है नहीं ढूंढना, ये ध्यान रखना है। इसमें प्रेम और इच्छा के देवता इरोस की स्तुति है, बिल्कुल सही है कि सिंपोजियम में वो इरोस की देवता की बात करता है। इसमें भौतिक प्रेम की बात है, तो बिल्कुल बी भी सही हो गया इसका। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, इसमें भौतिक कामुक प्रेम पर बल दिया गया है। इसमें एल्बियडियस अरिस्टोफेंस भी पात्र हैं, ये भी सही है। इसमें कुल 11 पात्र हैं, ये गलत है, 11 पात्र नहीं है, इसमें मात्र 7 ही पात्र हैं। तो ये आंसर हो जाएगा इसका डी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं मित्रों, प्लेटो अपनी किस पुस्तक में बयानबाजी की परिभाषा देता है? ठीक है ना? तो बयानबाजी की परिभाषा किस में देता है? ऑप्शन है आपके सामने, गोर्जियस, फेडो, प्रोटोगोरस, रिपब्लिक। फेडो में ऐसी बातें नहीं करता, प्रोटोगोरस में तो बेसिकली वो सोफिस्ट की बात करता है, रिपब्लिक में न्याय की बात करता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो गोर्जियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोर्जियस। गोर्जियस पुस्तक में वो बयानबाजी की चर्चा करता है। तो यह आपको ध्यान में रखना है, तो आप इसमें गड़बड़ नहीं करेंगे। आगे चलते हैं मित्रों, 10वां क्वेश्चन, प्लेटो की किस पुस्तक में संवाद है कि सुकरात पोलस से कहता है कि बयानबाजी कला नहीं कौशल है? तो बयानबाजी कला नहीं कौशल है, तो बयानबाजी की चर्चा ही किस पुस्तक में करता है? ये आप सबको ध्यान है। वो पुस्तक कौन सी है? गोर्जियस है। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो आपको गोर्जियस किताब कहाँ दिख रही है? डी। वैसे इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 4, ए फेडो, बी मीनो, सी क्रीटो, डी गोर्जियस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोर्जियस हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद मित्रों आगे देखते हैं, सुकरात एंड गोर्जियस पुस्तक के लेखक कौन हैं? डायल जेम्स ए में है, बी में है हेरोल्ड टेरेंट, सी में है सेंट बर्नाडेट, डी में है बुश मैककॉम्स्की। तो बुश कैमस्की, सेंट बर्नाडेट, हेरोल्ड टेरेंट ये तो किताब नहीं लिखते, ये वाली, ये किताब लिखते हैं डायल जेम। तो इसका आंसर 11 का क्या हो जाएगा कि आपको ध्यान रखना है, 11 का आंसर हो जाएगा डायल जेम्स ए। अब आगे चलते हैं मित्रों, जेनोफोन किस पुस्तक के बारे में लिखते हैं कि इसमें प्लेटो व दोस्तों के भगाने की योजना है? तो इसमें योजना के बारे में जो है किस पुस्तक में जेनोफोन लिखते हैं? तो आपको ध्यान है कि क्रीटो के मध्य जो संवाद है, तो उसमें बेसिकली क्या कहते हैं कि इसमें भगाने की योजना है। ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है, तो 11 का आंसर हो जाएगा ए। तो क्रीटो में कहता है भगाने की योजना का उल्लेख करता है। तो बेसिकली जेनोफोन क्रीटो के बारे में ऐसा कहते हैं। इसके बाद मित्रों आगे हम चलते हैं, होलर थेलेस प्लेटो की किस पुस्तक की प्रामाणिकता पर संदेह करते हैं? ये भी क्रीटो पुस्तक पर संदेह करते हैं। तो क्रीटो जो किताब थी उसी पर संदेह करते हैं। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ए। बाकी फिलिबस, फीड्रस, मीनो पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद मित्रों आगे देखते हैं, प्लेटो कंप्लीट वर्ड पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसमें ऑप्शन है जॉन एन कपूर एंड हटिस्टन, फिर है यूग ट्रेडनिक, सी है क्रिस एमिलोपोन्स, डी है डायल जेम्स। तो इसमें कूपर हटिस्टन जो हैं वो बेसिकली ऐसी किताब लिखते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें आंसर हो जाएगा ए। अब इसके बाद मित्रों आगे ध्यान रखते हैं, प्लेटो की किस पुस्तक में रथ रूपक की चर्चा की गई है? फीड्रस में ए ऑप्शन है, बी में प्रोटोगोरस, सी में फिलिबस, डी में मीनो। तो आपको ध्यान है ये बेसिकली जो उल्लेख है वो फीड्रस में है, रथ रूपक की चर्चा। फीड्रस में वो कामुक प्रेम की बात करता है, भौतिक प्रेम की बात करता है और रथ रूपक की चर्चा करता है। रथ रूपक में वो कहता भी है कि आत्मा 2 प्रकार की होती है, एक तो भौतिकता पर जो बल देती है, दूसरी ईश्वर पर बल देती है। अपना जो ईश्वर पर बल देती है तो वो ज्यादा महान है। तो फीड्रस इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद आगे चलते हैं मित्रों, प्लेटो की पुस्तक फीड्रस के बारे में सत्य कथन नहीं है, फिर नहीं आया, तो यह आपको ध्यान रखना है।
इसमें है ये कामुक प्रेम पे संवाद है। इसमें बेसिकली 3 भाग हैं, आत्मा, पागलपन और दैवीय प्रेरणा। ये भी ठीक है कि आत्मा, पागलपन और दैवीय प्रेरणा इसके 3 भाग हैं। जॉन बर्टेन प्लेटो का फेडो में इसकी व्याख्या करता है। हुगो ट्रेडनिक प्लेटो की फ्रीड्रस में इसकी चर्चा करता है। तो अब सोच के बताइए कि इसमें इतना गहन आंसर है तो इसका आंसर क्या होगा। भाई ये कामुक प्रेम पर संवाद है, बिल्कुल सही है। इसके 3 भाग हैं प्रमुख, वो भी सही है। बी भी आंसर सही है, नयन की आंसर नहीं होगा। जॉन बर्टेन की किताब प्लेटो का फेडो है, इसमें जॉन बर्टेन व्याख्या भी करता है। ह्यूगो ट्रेडनिक ऐसी कोई किताब नहीं लिखता है, तो इसका आंसर ह्यूगो ट्रेडनिक हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं मित्रों, प्लेटो के मिथक पुस्तक के लेखक कौन हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें ऑप्शन आपको 4 दे रखे हैं, कैटलिन पार्टनी, ब्रूमबर्ग, जे हेकिंस, केनेथ डॉर्टर। तो इसमें कैटलिन पार्टनी आंसर हो जाएगा मित्रों, ये भी ध्यान रखना है। तो ए आंसर है कैटलिन पार्टनी। इसके बाद मित्रों हम आगे चलते हैं, आधुनिक युग के लिए प्लेटो पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ए कस्तली जेम्स, बी ब्रूमबर्ग, सी जे हेकिंस और डी है ई आर डोइस। तो अब इसका आंसर क्या है ये आपको ध्यान में रखना है। तो क्या क्या ऑप्शन है आपके सामने, ए कस्तली जेम्स, बी ब्रूमबर्ग, सी जे हेकिंस और डी ई आर डोइस। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रूमबर्ग। तो ब्रूमबर्ग ने किताब लिखी थी आधुनिक युग के लिए प्लेटो। तो ये आपको ध्यान में रखना है, तो इससे गड़बड़ आपको नहीं करना है। आगे चलते हैं मित्रों, प्लेटो के गणराज्य के परिवर्तन पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, केनेथ डॉर्टर, ब्रूमबर्ग, जे हॉकिंस, कैटलिन पार्टनी। तो ये केनेथ डॉर्टर की किताब है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो केनेथ डॉर्टर इसका ए आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं मित्रों, प्लेटो का गुफा का सिद्धांत किस पुस्तक में प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन आपके सामने हैं, ए एलेजरी ऑफ केव, बी फीडस, सी गोर्जियस, प्रोटोगोरस। आपको ध्यान है कि एलेजरी ऑफ केव में गुफा का सिद्धांत और साथ में जो है विभाजक रेखा का सिद्धांत और साथ में सूर्य की सदृशता का सिद्धांत प्रस्तुत करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एलेजरी ऑफ केव। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। तो मित्रों इसमें भी आपको गलतियां नहीं करनी है। फिर निम्न में से गुफा के सिद्धांत का समर्थन नहीं करता है। तो कौन कौन समर्थन नहीं करता है आपको मैंने बताया भी था तब कि फर्ग्यूसन, जेम्स रेज, अन्ना हरेंड, जन सरेंडन और ये लोग क्या है समर्थन करते हैं। डोग्यू तो ये समर्थन करते हैं, जबकि नेटलशिप और हाइडेगर तो ये 2 विरोध करते हैं। देखो इसमें नेटलशिप है तो आंसर अपने आप स्पष्ट है कि फर्ग्यूसन, जेम्स रिच, अन्ना हरेंट ये तो समर्थन करने वाले लोग हैं। तो इसमें विरोध कौन करते हैं, नेटलशिप और हाइडेगर। तो इसमें नेटलशिप है तो ये तो विरोध करता है, समर्थन नहीं करता है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं मित्रों, प्लेटो की पुस्तक एलेरियो में चर्चा नहीं की गई है। गुफा के सिद्धांत की बिल्कुल चर्चा की गई है, विभाजक रेखा के सिद्धांत की गई है, सूर्य की सदृशता की गई है, धर्म, प्रणयता, पवित्रता की चर्चा नहीं की गई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि धर्म, प्रणयता, पवित्रता की चर्चा इसमें नहीं है। इसमें तो ये 3 सिद्धांत है, ये तो प्लेटो ने अपनी अलग पुस्तक में चर्चा की थी। तो ये आपको पता रहना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। तो ये आपको पता रहना चाहिए। इसके बाद मित्रों आगे चलते हैं, ऑन प्लेटो केव, एलेगरी एंड थेटस पुस्तक के लेखक हैं फर्ग्यूसन, जेम्स रीच, एम्मा डोनग्यू, मार्टिन हाइडेगर। तो मैंने बताया था ये मार्टिन हाइडेगर की किताब है, आपको ध्यान है। तो मार्टिन हाइडेगर कहीं ना कहीं गुफा के सिद्धांत की आलोचना भी करता है। तो ये पुस्तक हो जाएगी 23 में डी। 23 का क्या हो जाएगा आंसर, डी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर है मार्टिन हाइडेगर। ये और नेटलशिप गुफा के सिद्धांत को मान्यता नहीं देते, ये कहते हैं बौद्धिकता के विपरीत है और वास्तव में इतना सीधा आदमी नहीं हो सकता कि जो वास्तव में अपनी छाया कोई दूसरा आदमी समझ ले। तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए। तो आप एक बार प्लेटो पढ़ेंगे तो इसमें तो तभी आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। आगे चलिए मित्रों, आइडियल्स ऑफ द केव शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया। तो इसमें ऑप्शन है आपके सामने, फ्रांसिस बेकन, बी फर्ग्यूसन, सी जेम्स रिच, एम्मा डेनम्यू। तो हमें ध्यान है मित्रों, मैंने तब आप गुफा के सिद्धांत जब बता रहा था, एलेगोरी केव बताई थी प्लेटो की, तो मैंने कहा था फ्रांसिस बेकन जैसे उपन्यासकार सर्वप्रथम आइडियल्स ऑफ द केव शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसिस बेकन। आगे चलते हैं मित्रों,
गुफा के सिद्धांत का सार क्या है? ए, अंधकार से रोशनी बेहतर है। बी, ज्ञान सदाचार है। ज्ञान का रास्ता सीधा होता है, ज्ञान का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो गुफा के सिद्धांत के माध्यम से मैंने बताया था कि गुफा का सिद्धांत ये कहता है ज्ञान का रास्ता सीधा नहीं होता, टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा डी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद मित्रों हम चलते हैं 26 नंबर पर। किस सिद्धांत के अनुसार सत्य की खोज दृष्टि और आत्मज्ञान के मध्य स्थित होती है? तो गुफा के सिद्धांत में, विभाजक रेखा के सिद्धांत में, टिटमस थ्योरी में, सिंपोजियम थ्योरी में। तो मित्रों मैंने आपको बताया था कि विभाजक रेखा के सिद्धांत के अनुसार कि जो सत्य है वो दृष्टि और आत्मा दोनों के मध्य स्थित रहता है। मैंने बिल्कुल लाइन करके बताया था कि लाइन है उसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। ए बी तो प्रतीक दृष्टि का है, सी डी आत्मा का है। सत्य यहाँ पर स्थित है, ना तो दृष्टि के हिसाब से सही होता है ना आत्मा के हिसाब से सही रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विभाजक रेखा का सिद्धांत, डिवाइड लाइन थ्योरी। आगे चलते हैं मित्रों। दीवार पर छाया पुस्तक के लेखक हैं। दीवार पर जो छाया बनी, शैडो बनी, शैडो ऑफ द वॉल, पुस्तक के लेखक कौन कौन है? कौन है? आर के लियट, कीट्स जोनाथन, नेटलशिप, वाट स्टीफन। नेटलशिप तो ऐसी कोई किताब लिखते नहीं है, तो ये तो आपको पहले ध्यान है, इसको तो पहले बाहर करो। वॉट स्टीफन की बात करें तो वॉट स्टीफन भी ऐसी कोई पुस्तक नहीं लिखते। कीट्स जोनाथन भी लिखते की किताब है आर के इलियट की, तो वास्तव में आर के इलियट के आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं मित्रों। प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक के बारे में सत्य कथन नहीं है। नहीं है ढूंढना है मित्रों, इसमें है नहीं ढूंढना, नहीं है। तो ये ग्रीक भाषा में लिखी है बिल्कुल। इस न्याय व्यक्ति न्याय राज्य इसका मूल मंत्र है बिल्कुल। बारकर इसको 5 भागों में बांटता है, बिल्कुल ठीक है। बर्ट्रैंड रसल इसे 4 भागों में बांटता है, नहीं। वास्तव में लियो स्ट्रास 4 भागों में बांटता है, रसल तो 3 भागों में बांटता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो ये भी आपको मैंने बताया है पूरा प्लेटो की पुस्तकों में, तो ये भी आपको ध्यान रहना चाहिए। फिर दियोनिसिस घटना के बाद प्लेटो के विचार में परिवर्तन आया और प्लेटो ने किस पुस्तक की रचना की थी? ऑप्शन आपके सामने, एलोज, बी फिलबस, सी प्रोटोगोरस, डी गोर्गियस। तो मैंने मित्रों बताया था कि उसके बाद वो लोज पुस्तक की रचना करते हैं दियोनिसिस घटना के बाद, क्योंकि वो रिपब्लिक का जो दार्शनिक शासक बनाने का प्रयास अपने मित्र जो रहता है सिसिली के सिराक्यूज राज्य के राजा दियोनिसिस को प्रयास करता है, लेकिन वास्तव में वहाँ सफल नहीं होता है। और इस कारण से वो बाद में अपने विचारों में परिवर्तन कर कहता है कि दार्शनिक शासक के स्थान पर विधि का शासन होना चाहिए। और लोज पुस्तक के 7वें अध्याय में दियोनिसिस घटना का उल्लेख भी है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा लोज। तो बेसिकली आगे चलते हैं मित्रों। निम्न में से सुमिलित नहीं है। फीडरस कामुक प्रेम पर, प्रोटोगोरस सोफिस्ट पर, गोर्गियस बयानबाजी पर, फिलबस बयानबाजी पर। तो बिल्कुल सही है मित्रों की वास्तव में देखा जाए तो बयानबाजी 2 बार आ रहा है, तो वैसे ही पता चल रहा है कि इनमें गड़बड़ है। आप जानते हैं गोर्गियस में बयानबाजी था, तो यहाँ हमें ढूंढना नहीं है। तो नहीं है क्या होगा? फिलबस। फिलबस में तो वैसे भी नैतिकता की बात है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं मित्रों। निम्न में से किस विद्वान ने प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक का अनुवाद नहीं किया? क्रिस्टोफर रो ने, टॉम ग्रिफिथ ने, एलन ब्लूम ने, क्लार्क जस्टिस ने। दोबारा से मित्रों इसको सुनने की कोशिश करते हैं हम, तो इसमें क्या आंसर आएगा? क्रिस्टोफर रो ने अनुवाद किया था, टॉम ग्रिफिथ ने अनुवाद किया था, एलन ब्लूम ने किया था, क्लार्क जस्टिस अनुवाद नहीं करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो ये भी मित्रों ध्यान रखना है। बाकी सब प्लेटो की पुस्तक जो थी उसका अनुवाद करते हैं, रिपब्लिक पुस्तक का। आधुनिक युग में क्रिस्टोफर रो भी करते हैं, टॉम ग्रिफ्ट भी करते हैं, एलन ब्लूम भी करते हैं, लेकिन क्लार्क जस्टिन ऐसा नहीं करते, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लार्क जस्टिन। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। निम्न विद्वान सदाचार का ज्ञान की व्यापक समीक्षा करता है? ए लॉरेंस स्मिथ पेंगल, बी क्रिस्टोफर रो, सी रॉबिन वाटरफील्ड, डी जेके सचे। तो आपको ध्यान है लॉरेंस स्मिथ पेंगल इसकी व्यापक व्याख्या करते हैं सदाचार का ज्ञान की, और इसमें कहते हैं कि गुण हर प्रत्येक ज्ञान नहीं होता, गुण वही ज्ञान का स्रोत बनता है जिसमें सदाचार का भाव होता है। तो इसका मेन आंसर लॉरेंस स्मिथ पेंगल है। तो आपको ध्यान रखना है कि पेंगल ही कि सदाचार का ज्ञान की आधुनिक युग में समीक्षा करते हैं। ये सब आधुनिक युग के विचारक हैं जो 20वीं की शताब्दी से जुड़े हुए हैं। इसमें मेन कौन है? लॉरेंस स्मिथ पेंगल। आगे देखते हैं। द कम्युनिज्म ऑफ प्लेटो एंड मार्क्स पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है आपके सामने, जे एच रेनिक, टॉम ग्रिफिथ, एलन ब्लूम, जॉन डायल।
तो इसमें आंसर हो जाएगा जे.एच. रेनिक। वास्तव में पुस्तक 1942 में लिखी गई थी। इसमें बेसिकली कहा गया था प्लेटो और मार्क्स के साम्यवाद में आधारभूत अंतर हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जे.एच. रेनिक। तो ये आपको ध्यान में रखना है मित्रों। आगे चलते हैं मित्रों। सर्वोच्च भलाई के लिए अरस्तु किस यूनानी शब्द का प्रयोग करता है? यूडीमोनिया, मैग्नस, निकोमेच एथिक्स, रिहोट्रिक। तो वास्तव में मैंने आपको तब भी बताया था कि यूडीमोनिया का मतलब ही सर्वोच्च भलाई है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूडोमोनिया। क्या आंसर हो जाएगा? यूडोमोनिया। तो यूडोमोनिया यूनानी शब्द है, इसका मतलब होता है सर्वोच्च भलाई। आगे ध्यान रखें, किस विद्वान के अनुसार अरस्तु की पुस्तक निकोमेचियन एथिक्स अरस्तुवाद और ईसाईवाद के संश्लेषण का आधार बनी? इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए अल्बर्ट्स मैग्नम, बी एरम बेरेंसफोर्ड, सी एच रेखम, डी रोजर क्रिप्स। तो इसमें जो आंसर है वो है अल्बर्ट मैग्नस। तो ये आपको ध्यान में रखना है मित्रों, इसमें गड़बड़ नहीं करना है। इसी ने बेसिकली कहा था निकोमेचियन एथिक्स अरस्तुवाद और ईसाईवाद के संश्लेषण का आधार मध्ययुग में बनी, तो ऐसा अल्बर्ट मैग्नस कहते हैं। तो ये आपको पता रहना चाहिए। अरस्तु किस पुस्तक में पुरुषों को सबसे अच्छे कैसे रहना चाहिए की चर्चा करता है? तो ये जो आंसर है वो निकोमेचियन एथिक्स में बेसिकली कहता है कि किस पुस्तक में सबसे अच्छा रहना चाहिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि बेसिकली निकोमेचियन एथिक्स में ये आंसर देता है। आगे देखते हैं मित्रों। अब आगे चलते हैं। 37 नंबर, अरस्तु के बारे में कथन सही नहीं है। अरस्तु का जन्म मकदूनिया में हुआ था, बिल्कुल सही है। अरस्तु ने एशिया माइनर के शासक हर्नियस को के दरबार में 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था, बिल्कुल ये भी सही है। कुछ लोग कहते हैं 170 का किया था, 158 दोनों ही चलते हैं, तो सही है, दोनों में से एक है। अरस्तु आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग करता है, बिल्कुल सही है। आगमनात्मक पद्धति क्या होती है? पहले सूक्ष्म का अध्ययन, फिर बाद में वृद्धि का अध्ययन, तो इसका प्रयोग करता है अरस्तु। अरस्तु निगमनात्मक का करता है? नहीं, निगमनात्मक का नहीं करता। निगमनात्मक का तो प्लेटो करता है कि पहले वृद्धि का अध्ययन, बाद में छोटे का अध्ययन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं मित्रों। अरस्तु की पुस्तक पोएटिक्स के बारे में सत्य कथन नहीं है। इस काव्य शास्त्र का संबंध नाटक से, बिल्कुल सही कहते हैं। पोएटिक्स जो है वो काव्य शास्त्र है, लेकिन ये नाटक से कहीं ना कहीं प्रभावित है। इसमें मिथोस मेलोस भाग हैं, बिल्कुल मिथोस मेलोस तमाशा, इसकी चर्चा भी की गई है। इसमें अरस्तु लिखता है कि शासक की प्रशंसा में कविता नहीं लिखनी चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें अरस्तु प्लेटो की गोर्गियस की बयानबाजी का विश्लेषण करता है, नहीं, ये बयानबाजी का विश्लेषण तो रिहोट्रिक में करता है। तो ये इसका आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ नहीं में क्या आएगा? डी। तो आपको डी आंसर ध्यान रखना है। आगे चलते हैं मित्रों। अरस्तु अपनी किस पुस्तक में कहता है गोर्गियस की बयानबाजी का विश्लेषण करता है? अभी मैंने बता भी दिया, वैसे फिर भी 4 ऑप्शन देख लेते हैं। ए पोएटिक्स में तो नहीं करता, अभी हमने कैंसिल ही कर दिया। रिहोट्रिक, ऑन द साउल और पॉलिटिक्स। वास्तव में वो रिहोट्रिक पुस्तक में सत्ता का विश्लेषण करता है और साथ में गोर्गियस की बयानबाजी का विश्लेषण करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं मित्रों। निम्न में से पॉलिटिक्स का भाग सुमेलित नहीं है। भाग 1 में राज्य की प्रकृति है, बिल्कुल सही है। भाग 3 में नागरिकता है, ये भी सही है। भाग 5 में क्रांति के कारणों की पॉलिटिक्स में चर्चा की है अरस्तु ने, ये भी सही है। भाग 8 में राज्य की प्रकृति नहीं, भाग 1 में राज्य की प्रकृति है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इतिहास में जो गलती हुई है मैं उसे दोहराने नहीं दूंगा, ये कथन है। ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी संत थॉमस एक्विनास, जी जे.एस. मिल। वास्तव में मित्रों ये कथन अरस्तु का है। सिकंदर की मृत्यु के बाद जब अरस्तु को मारने का प्रयास किया गया था, तब अरस्तु ने कहा था कि इतिहास में जो सुकरात वाली गलती हुई है मैं उसको दोहराने नहीं दूंगा, यानी कि मेरी हत्या नहीं करने दूंगा। तो ये कथन किसका है? अरस्तु का है, तो आंसर हो जाएगा बी। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं मित्रों। अरस्तु को वैज्ञानिक पद्धति का जनक कौन कहता है? अरस्तु को वैज्ञानिक पद्धति का जनक, इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। शटलवर्थ, रुडोल्फ विंकलर, एल रसेल, एलन गोथल्प। तो मित्रों इसमें शटलवर्थ आंसर बैठता है कि शटलवर्थ जो थे वो बेसिकली ऐसा कहते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति का अरस्तु जनक है। इसके बाद मित्रों हम आते हैं, आगे देखते हैं कि आपके सामने कि अरस्तु को यथार्थवाद का जनक किसने कहा। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है मैल्कम ओवेन, बी है एल रसेल, सी है एस्थर मार्गरेट, डी है एलन गोथल्प। तो इसमें क्या आंसर आना है वो भी आपको ध्यान रखें। भाई मैल्कम ओवेन ऐसा कहता है यथार्थवाद का जनक कि
वास्तव में एल रेसेल कहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एल रेसेल। तो दोबारा से सुन लीजिए कि अरस्तु को यथार्थवाद का जनक कौन कहता है? एल रेसेल। तो एल रेसेल इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपको पता रहना चाहिए, इसमें आपको गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो आपको इसमें गड़बड़ करेंगे तो आपको बड़ी दिक्कत आएगी। आगे देखते हैं, अरस्तु को व्यक्तिवाद का जनक किसने कहा? ए में एलन गोथेल्प, बी में शटलवर्थ, फिर सी में रुडोल्फ विंकलर, डी में एल रेसेल। तो इसमें व्यक्तिवाद का जनक कहते हैं एलन गोथेल्प। तो इसका आंसर हो जाएगा एलन गोथेल्प। तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि एलन गोथेल्प ने उसे व्यक्तिवाद का जनक कहा था, जबकि यथार्थवाद का जनक किसने कहा था? एल रेसेल ने। वैज्ञानिक पद्धति का जनक किसने कहा था? शटलवर्थ ने। तो 3 क्वेश्चन ये आपको ध्यान रखने हैं। व्यक्तिवाद का जनक एल गोथेल्प, यथार्थवाद का जनक एल रेसेल और वैज्ञानिक पद्धति का जन्म शटलवर्थ। ये तीनों आपको पता रहना चाहिए। उसके बाद मित्रों हम आगे आते हैं, अरस्तु के दास प्रथा संबंधी कथन सही नहीं है। अब नहीं है ढूंढना है, तो नहीं है में क्या ढूंढना है? दासता प्राकृतिक है, बिल्कुल अरस्तु ने कहा था दासता प्राकृतिक है। दास प्रथा संबंधी विचार वो पॉलिटिक्स के पहले भाग में देता है और कहता है दासता प्राकृतिक है। ये तो आंसर हो नहीं सकता। उसने कहा था कि प्रकृति ने 2 प्रकार के व्यक्ति बनाए, हष्टपुष्ट और कमजोर। जो हष्टपुष्ट व्यक्ति हैं वो दास बनने के लिए हैं, जो कमजोर व्यक्ति हैं स्वामी बनने के लिए। दासता और स्वामी दोनों दास प्रथा के अनुकूल हैं, यानी कि दास प्रथा स्वामी और दास दोनों के अनुकूल है। बिल्कुल सही कहा था। दासता विवेक पर आधारित है, ये भी कहा था। अब ये 3 आंसर तो नहीं हो सकते। चौथा आंसर है दासता ईश्वरीय नीति है, ऐसा अरस्तु नहीं कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं मित्रों, श्रम विभाजन को संगठन का आधार माना है। वास्तव में अरस्तु ने माना था दास प्रथा में श्रम विभाजन को, दास प्रथा का इसलिए समर्थन किया था कि कहीं ना कहीं श्रम विभाजन हो सके। आज आधुनिक युग में पब्लिक एड के बहुत सारे विद्वान हैं, वो श्रम विभाजन को संगठन का आधार मानते हैं। वो हैं शास्त्रीय विद्वान। एक्चुअली क्या है, लोक प्रशासन के विद्वान 3 श्रेणी में बटे हुए हैं। पहला है शास्त्रीय या परंपरागत लोक प्रशासन के विद्वान हैं, फिर बेसिकली नवशास्त्रीय हैं, और तीसरे वाले जो हैं वो हैं आधुनिक। जो परंपरागत विद्वान है, शास्त्रीय विद्वान है, मूने, रेले, लूथर गुलिक, उर्वी, ये सारे श्रम विभाजन को संगठन का प्रमुख नियम मानते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वास्तव में इसमें कौन सा है। तो इसमें लूथर गुलिक है, मूने रेले होता तो भी आंसर हो जाता, लेकिन इसमें लूथर गुलिक है तो लूथर गुलिक इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि मैकग्रेगर, अब्राहम मैस्लो, हर्जबर्ग तो आधुनिक लोक प्रशासन से जुड़े हुए हैं, ये श्रम विभाजन को संगठन का आधार नहीं मानते हैं। ये तो वाई थ्योरी में आस्था रखते हैं। आगे देखते हैं मित्रों, अरस्तु के नागरिकता संबंधी कथन सही नहीं है। क्या है? नहीं है। अरस्तु जन्म निवास को नागरिकता का आधार नहीं मानते। बिल्कुल अरस्तु ने कहा भी था जब वो पॉलिटिक्स के तीसरे भाग में नागरिकता संबंधी विचार देता है, सबसे पहले स्टार्ट यहाँ से करता है, जन्म निवास, अभियोग, व्यापार नागरिकता का आधार नहीं हो सकते। अरस्तु नागरिकता का आधार दास और संपत्ति को मानता है, ये भी सही है, ये भी इसलिए इसका आंसर नहीं हो सकता। अरस्तु महिला और वृद्ध को नागरिकता नहीं प्रदान करते, ये भी सही है। अरस्तु बुद्धि को नागरिकता का आधार मानते नहीं, ये नहीं, वो दास और संपत्ति को आधार मानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। कौन सा आंसर हो जाएगा? डी वाला आंसर। तो ये आपको ध्यान रखना है मित्रों। आगे चलते हैं मित्रों, दबाव समूह का प्रभाव किस शासन प्रणाली में सर्वाधिक होता है? तो मैंने मित्रों आपको जब अरस्तु के संविधानों का वर्गीकरण बताया था संख्याहित के आधार पर, तो मैंने कहा था जब हम आगे बढ़ते हैं तो दबाव समूह का प्रभाव बढ़ता जाता है। जैसे राजतंत्र, निरंकुश तंत्र, निरंकुश तंत्र के बाद क्या आएगा? कुलीन तंत्र, कुलीन तंत्र के बाद क्या आएगा? वर्ग तंत्र, वर्ग तंत्र के बाद आएगा क्या? अपना संवैधानिक तंत्र, और संवैधानिक तंत्र के बाद आएगा क्या? लोकतंत्र। तो मैंने कहा था जब हम राजतंत्र से आगे बढ़ते चलते हैं, राजतंत्र से ज्यादा प्रभाव किसमें रहता है? निरंकुश तंत्र में, निरंकुश तंत्र से कुलीन तंत्र में, कुलीन तंत्र से वर्ग तंत्र में, वर्ग तंत्र से संवैधानिक तंत्र में, संवैधानिक तंत्र से लोकतंत्र में। तो ये बताया था। अब इसमें ऑप्शन क्या है आपके? राजतंत्र, राजतंत्र में सबसे कम रहता है। फिर निरंकुश तंत्र, निरंकुश तंत्र में राजतंत्र से ज्यादा तो रहता है, और राजतंत्र से निरंकुश तंत्र से ज्यादा किस में रहता है? कुलीन में, और कुलीन से ज्यादा किस में रहता है? वर्ग तंत्र में। तो इसी हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा वर्ग तंत्र।
तो ये इसका आंसर है वर्गतंत्र। तो आगे मित्रों ध्यान रखना है, अरस्तु के बारे में सत्य कथन नहीं है। अरस्तु संविधान की चर्चा पॉलिटिक्स के 4 भाग में करता है। अरस्तु संख्या वेद के आधार पर वर्गीकरण करता है। अरस्तु के अनुसार संविधानों में चक्रीय परिवर्तन पाया जाता है। अरस्तु लिखित अलिखित संविधान की चर्चा करता है। तो मित्रों अरस्तु लिखित अलिखित संविधान की चर्चा नहीं करता, संविधानों के चक्रीय परिवर्तन की बात तो करता है, संख्या वेद के आधार पर वर्गीकरण करता है और पॉलिटिक्स के 4थे भाग में वर्गीकरण करता है। लेकिन ये वाला आंसर हो जाएगा क्योंकि ये नहीं है, तो ये नहीं में यही आएगा डी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब मित्रों हम आगे आते हैं। निम्न विद्वान मध्यम वर्ग के शासन पर बल देते हैं। ऑप्शन है आपके सामने 4 हैं। ए अरस्तु व एम एन राय, बी अरस्तु व दकार्ते, सी अरस्तु व जेपी नारायण, डी अरस्तु व अगस्टाइन। क्योंकि मध्यम वर्ग के शासन की बात अरस्तु ने की थी अपने संवैधानिक तंत्र में आदर्श राज्य में। दूसरा भारतीय विचारक एम एन राय भी अपने मौलिक मानववाद में मध्यम वर्ग को शासन की बागडोर देते हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए अरस्तु व एम एन राय। तो मित्रों इस प्रकार से मैंने आपको आज 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस के कराए। आप आगे भी निरंतर इस प्रकार के क्वेश्चन होते रहेंगे, करते रहेंगे। जैसे जैसे परीक्षाएं निकट आएंगी हम और अधिक अभ्यास करेंगे। अब टेस्ट पेपर सेकंड भी करेंगे और उसके बाद एक निरंतर एक प्रयास जारी रहेगा। तो बस आप लगे रहें। आगे हम टॉपिक वाइज कराएंगे, बिल्कुल एक एक थिंकर को लेकर भी करा सकते हैं। आज वैसे मेनली क्वेश्चन अरस्तु और प्लेटो के थे, तो आप इसमें ध्यान रखना। अगली सीरीज में बाकी थिंकर को लेकर रहेंगे। तो ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहनी चाहिए मूल्यांकन की, तभी व्यक्ति को सफलता मिलती है। इसी के साथ मैं आपसे विदाई चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।